Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपनी यूनिट 7 को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में, जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में कहा था. तो ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है. ठीक है, अब अगर हम इस वर्ड को बाइफरकेट करने की कोशिश करें, इस वर्ड को तोड़ें, तो यहाँ से डिराइव वर्ड निकल के आता है. ठीक है, तो जो भी हमारी अंडरलाइंग असेट्स होती हैं वहीं से डिराइव होते हैं आपके डेरिवेटिव्स. अंडरलाइंग असेट्स जैसे आपके स्टॉक्स हो गए, आपकी करेंसीज हो गए, आपकी कमोडिटीज, आपके बॉन्ड्स, आपके मार्केट इंडिसेस, आपके इंटरेस्ट रेट, इनके बेसिस पर क्या होते हैं जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको इशू किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई एक कंपनी है ABC लिमिटेड. ठीक है, आपको स्टॉक्स परचेज करने हैं. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इन स्टॉक्स को ना परचेज करके इसी कंपनी के फ्यूचर्स को परचेज कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टॉक क्या हो गया हमारे लिए, एक अंडरलाइंग असेट, क्योंकि इसी के बेसिस पर ही या फिर इसी पर्टिकुलर असेट से डिराइव हुआ है आपका ये डेरिवेटिव. ठीक है, सो द टर्म डेरिवेटिव रिफर्स टू अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द अंडरलाइंग असेट, ग्रुप ऑफ असेट्स और एनी बेंचमार्क. तो जो भी आपके अंडरलाइंग असेट है, चाहे वो आपके स्टॉक्स हो, करेंसीज हो, कमोडिटीज हो, उनसे जो डिराइव होते हैं आपके, वही क्या कहलाते हैं, डेरिवेटिव्स कहलाते हैं. अब अगर आपको यहाँ पर ABC लिमिटेड का स्टॉक्स नहीं परचेज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस अंडरलाइंग असेट के बेसिस पर आप फ्यूचर्स उस कंपनी के परचेज कर सकते हैं. ठीक है, सो अ डेरिवेटिव इज सेट between two or more parties that can trade on an exchange or over the counter. अब यहाँ पर आपके दो टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आई हैं. एक है आपका ऑन एन एक्सचेंज एंड दूसरा है ओवर द काउंटर. ठीक है, ऑन एन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रही है वो एक्सचेंज रेट पे हो रही है प्रॉपरली और प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हो रही है. ठीक है, ओवर द काउंटर का क्या मतलब हुआ कि जो भी दो पार्टीज इस ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हैं उन्होंने अपने कुछ अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, उसी के बेसिस पर ही वो क्या कर रही हैं, ये ट्रेडिंग कर रही हैं. इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं है. जैसे कि मान लीजिए कि आपने सामने वाली पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और आपके जो आपस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे आपने उनको रखा और उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेडिंग करी, तो ये क्या कहलाएगी, ओवर दी काउंटर. जहां पर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं है, आपको जो सूटेबल लगा, सामने वाली पार्टी को सूटेबल लगा, आपने एक अग्रीमेंट बनाया और उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर ली. लेकिन ऑन एन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है कि वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है. ठीक है, जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म यूज होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं. तो दोनों ही वे में यहाँ पे ट्रेडिंग आपकी होती है. ठीक है, so these contracts can be used to trade any number of assets and carry their own risk. Prices for the derivatives derive from the fluctuations in the underlying asset. अब जिस भी असेट को बेस बना के या फिर जो भी असेट है इसके बेसिस पर हमने क्या किया था, डेरिवेटिव्स को परचेज किया था. अब अगर हमारी जो अंडरलाइंग असेट है उसकी प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे डेरिवेटिव्स हमने परचेज किए हैं उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, उसके प्राइस में भी फ्लक्चुएशंस आएंगे, क्योंकि जो आपकी डेरिवेटिव है वो तो यहीं से ही डिराइव हुई है. राइट, आई होप समझ में आया होगा. सो दीज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर कॉमनली यूज्ड टू असेस सर्टेन मार्केट्स एंड मे बी ट्रेडेड टू हेज अगेंस्ट रिस्क. तो डेरिवेटिव्स का बेसिकली यूज इसीलिए किया जाता है ताकि हम अपने जो रिस्क है उसको बचा सके. ठीक है, आई होप डेरिवेटिव्स का मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हेजिंग एंड स्पेक्यूलेशन के बीच में डिफरेंस. क्योंकि जब भी हम मार्केट की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो हेजिंग और स्पेक्यूलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी मीनिंग की. सो हेजिंग में लिखा है दैट इट इज अ स्ट्रैटेजी टू प्रोटेक्ट एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फ्यूचर एडवर्स प्राइस मूवमेंट.
हेजिंग क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, फ्यूचर एडवर्स प्राइस मूवमेंट। अगर फ्यूचर में कुछ फ्लक्चुएशंस होने वाले हैं, चाहे वो प्राइस आपके बढ़े या प्राइस उसके घटे, आपको उससे क्या करता है, आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वहीं अगर स्पेकुलेशन की बात करी जाए तो इट इज अ स्ट्रैटेजी टू मेक प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग रिस्की असेट्स। देखिए, जो हेजिंग होती है लोग क्यों प्रेफर करते हैं, ताकि जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसको वो बचा सके। लेकिन जो स्पेकुलेशन करते हैं वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं। ठीक है, उनका काम ये होता है कि वो रिस्क ज़्यादा लें, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो रिस्क ज़्यादा लेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हेजिंग का, टू रिड्यूस द रिस्क। लेकिन स्पेकुलेशन का क्या है, प्रॉफिट बनाना, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क लेंगे हम उतना ज्यादा हम प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूचर मूवमेंट इन प्राइस एंड स्पेकुलेशन है यूज ऑफ प्राइस मूवमेंट टू मेक प्रॉफिट। अगर प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं तो उन चेंजेस से हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये फंक्शन होता है स्पेक्यूलेशन में। लेकिन हेजिंग में क्या फंक्शन होता है कि हमें जो फ्यूचर मूवमेंट होने वाले हैं प्राइसेस की, उससे खुद को प्रोटेक्ट करना, अपने इन्वेस्टमेंट को उससे बचाना है ताकि हमको लॉस ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर्स। तो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर ऑप्ट फॉर हेजिंग। जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स हेजिंग को ऑप्ट करते हैं। बट स्पेकुलेशन कौन ऑप्ट करता है, वैसे इन्वेस्टर्स जिनको आपका रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, सो इन्वेस्टर्स हु लव टू टेक रिस्क ऑप्ट फॉर स्पेकुलेशन। जिनको रिस्क नहीं लेना है वो हेजिंग की तरफ जाते हैं, जिनको रिस्क लेना है वो स्पेकुलेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वोलेटिलिटी। सो हेजर्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्राइस वोलेटिलिटी, मतलब कि प्राइसेस में जो चेंजेस होने वाले हैं उससे खुद को बचाता है। लेकिन जो स्पेक्यूलेटर होता है वो इसी से ही तो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, और लास्ट हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप जब भी कहीं पर रिस्क लेने से बचते हैं तो प्रॉफिट जनरली आपका वहां पर मिनिमम होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन जहां पर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप रिस्क ले रहे हैं तो किसी वजह से ले रहे हैं तो आपका प्रॉफिट भी वहां पर ज्यादा ही होगा। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको प्रॉफिट ही हो, वहां पर आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि रिस्क है तो रिस्क में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बट हेजिंग में क्या है, आप खुद को रिस्क से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको प्रॉफिट थोड़ा हो या बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि हेजिंग क्या है और स्पेकुलेशन क्या है। अगर आपसे इंडिविजुअली हेजिंग या स्पेकुलेशन की डेफिनेशन पूछता है तो आई होप आप लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी बुक में स्पेसिफिकली डिफरेंस नहीं दिया था, इसलिए मैंने आपको एक चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया है कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो टोटल अगर बात करी जाए तो टोटल आपके 4 डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर तो आपने जिस हिसाब से डायग्राम या फिर एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करी, इसमें तो 5 दिख रहे हैं। तो रुक जाइए, बताती हूँ कि 4 ही होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्डेड एग्रीमेंट। दूसरा है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। थर्ड है करेंसी ऑप्शंस। फोर्थ है करेंसी स्वैप्स एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। तो इन ऑल 4 ही हैं। फर्स्ट है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकंड है हमारा फ्यूचर, थर्ड है ऑप्शंस एंड फोर्थ है हमारा स्वैप्स। अब ये स्वैप्स के अंदर ही आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप्स एंड आपका करेंसी स्वैप्स आ जाता है। ठीक है, तो टोटल 4 ही डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर क्लासिफाई किए गए हैं। आपकी बुक में इंडिविजुअली दिया था, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से प्रोवाइड किया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको इस तरीके से यहाँ पे क्यों बताया उसका भी मैं आपको रीजन दे देती हूँ। अभी जो एग्जामिनेशन हुए हैं आपके, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था दैट व्हाट आर इंटरनेशनल स्वैप्स एंड देयर मैकेनिज्म, डिस्कस इट। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन ये पूछा गया कि इंटरनेशनल स्वैप्स क्या होते हैं और उनके मैकेनिज्म को डिस्कस करिए। तो आपको जब स्वैप्स पता रहेगा तभी आप क्लासिफाई कर पाएंगे कि करेंसी स्वैप्स एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन हुई थी, इसीलिए
4 पार्ट्स में ही क्लासिफाई किया गया है। ऑप्शन के अंदर हमें करेंसी ऑप्शन पढ़ना है और स्वैप्स आपको यहाँ पर 2 पढ़ने हैं, करेंसी स्वैप्स एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। ठीक है, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और जानेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और स्टूडेंट्स को जनरली कंफ्यूजन होता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं और आज कंफ्यूजन भी दूर कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं दैट आर कस्टमाइज बिटवीन 2 पार्टीज। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है कि जो 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर यहाँ ट्रेड कर रही हैं। तो ये कैसा ट्रेड होता है आपका? ओवर द काउंटर ट्रेड होता है। इसलिए मैंने आपको ये टर्म पहले ही समझा दिया ताकि आपको आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है? वेयर इन अ कमोडिटी इज बॉट और सोल्ड एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस बट ऑन अ फ्यूचर डेट। जो पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस है ना वो हम आज ही डिसाइड कर लेते हैं, बट जो ट्रेड होता है वो कब होता है? हमारा फ्यूचर डेट पे होता है, क्योंकि जो हमारा प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमको कोई लॉस हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि प्राइसेस को अभी डिसाइड कर लेते हैं, बट जो कमोडिटी को हमें परचेज करना है या सेल करना है उसको फ्यूचर डेट पे करते हैं। तो ये आपके कहलाते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, so these contracts are not standardized or regulated by any third party authority and are considered a type of over the counter deal between the two parties। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको ओवर द काउंटर ट्रेड होता है ये स्टैंडर्डाइज नहीं होता, क्योंकि आपका ये कस्टमाइज है। दोनों पार्टीज ने आपसी सहमति से यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को अपनी बनाया है, इसलिए कोई थर्ड पार्टी या थर्ड अथॉरिटी का इसमें कोई भी रेगुलेशन नहीं होता है। ठीक है, सिंपल। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या होते हैं? पहला है दैट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ट्रेड ऑन एनी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। ठीक है, ओवर द काउंटर ट्रेड है तो इसका मतलब है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है। जो ट्रेडिंग है वो अपनी जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर ही ट्रेडिंग यहाँ पर कर रही है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नॉट रेगुलेटेड बाय अ थर्ड पार्टी अथॉरिटी, राइट। नेक्स्ट है दैट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर बाइलेटरल हेंस आर प्रोन टू काउंटर पार्टी रिस्क। बाइलेटरल का मतलब क्या हो गया कि 2 है ना, अब कोई एक पर्सन तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम 2 पर्सन तो नीडेड है, तो ये बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट आपका बाइलेटरल है तो हो सकता है जो आपकी काउंटर पार्टी है वो यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर जाए, तो रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी गारंटी ले सकते हैं पर जो सामने वाला पर्सन है उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है, तो आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते, तो रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। ठीक, नेक्स्ट है दैट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट। टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो पार्टीज होती हैं वो ट्रेड करती हैं। ठीक, और लास्ट है इट कंटेन्स डिटेल्स लाइक एक्सपायरेशन डेट, असेट टाइप एंड द क्वांटिटी। ठीक है, तो जो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन होती हैं कि कब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर रहा है, किस टाइप की असेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कितनी क्वांटिटी में हुआ है। तो ये होते हैं आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक फार्मर है, उसने एक अग्रीमेंट किया कस्टमर के साथ कि वो 5 kg ऑफ वीट सेल करेगा एट 40 रुपीज पर kg आफ्टर 3 months। किसको? कस्टमर को। ठीक है, अब 3 months बाद हो सकता है कि जो वीट के प्राइस है उसमें कुछ चेंजेस आए हो सकता है बढ़ा भी हो सकता है घटा भी हो, बट हमने तो ये डिसाइड कर लिया था प्रेजेंट में कि हम इतने ही रुपए पे सेल करेंगे फ्यूचर डेट में। फ्यूचर डेट क्या था हमारा? 3 months के बाद। तो 3 months के बाद कस्टमर क्या करेगा? फार्मर को 200 रुपीज पे करेगा और जो फार्मर है वो 5 kg ऑफ वीट कस्टमर को सेल कर देगा। ठीक है, सो यही है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर 2 पार्टीज ने एक अग्रीमेंट किया, कस्टमाइज्ड अग्रीमेंट अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बेसिस पर। प्राइसेस जो आज थे उन्हीं को डिसाइड करा, उसी के बेसिस पर आज का अग्रीमेंट किया, बट जो कमोडिटी हमें बाय करनी है या सेल करनी है वो हम फ्यूचर डेट में करते हैं। ठीक है, आई होप इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट के बारे में।
ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सो फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज हु वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट फ्यूचर मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो किसमें बात कर रहा था कि अगर हमारी जो कमोडिटीज है और इसका जो प्राइस है जो अभी है प्रेजेंट में, हम उसी को फिक्स कर लेते हैं और फ्यूचर में हम फिर अपनी कमोडिटी को बाय एंड सेल करते हैं। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट क्या है? कि ऐसा अग्रीमेंट जिसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती हैं, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, सो बाय एंटरिंग इनटू एन FRA दैट इज फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट द पार्टीज लॉक इन एन इंटरेस्ट रेट फॉर अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम starting on a future settlement rate based on a specified notional principal amount. So the party paying the fixed rate is usually referred to as the borrower, क्योंकि जो पार्टी पे करेगी ऑब्वियस सी बात है वो कौन होगी, बोरोवर, और जो यहाँ पर रिसीव करेगी वो रेट वो कौन होगा, लेंडर, क्योंकि उन्होंने तो क्या किया होगा, आगे ये प्रोवाइड किया होगा। जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है वो कौन होगा, वो लेंडर ही होगा, और जिसको चाहिए वो कौन होगा, बोरोवर। ठीक है, सिंपली फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट क्या है? एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, अग्रीमेंट में आती हैं, ताकि जो इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस होने वाले हैं फ्यूचर में उसको वो प्रोटेक्ट कर सके, जो रिस्क होने वाला उसके वजह से उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, दैट ABC कंपनी नीड्स अ 6 month $1 million लोन बट डजंट नीड इट अंटिल 6 month इन द फ्यूचर। ठीक है, तो एक ABC कंपनी है, उसको $1 million का लोन चाहिए बट अभी नहीं चाहिए, 6 months के बाद या 6 months पे हो सकता है उसको नीड हो। ठीक है, तो ABC is worried that the interest rate will rise and thus want to lock in the current interest rate of at 6%। तो ABC कंपनी को ये डर है कि हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्यूचर में राइज कर जाए। ठीक है, तो वो क्या चाह रही है, इसीलिए अभी ही इस इंटरेस्ट रेट पर लॉक करना चाह रही है। ठीक है, अभी का इंटरेस्ट रेट कितना बोल रहा है, यहाँ पे 6% बोल रहा है। ठीक, अब XYZ बैंक सेल्स एट 6% FRA टू ABC। ठीक है, तो जो XYZ बैंक है वो क्या करता है, 6% का फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट ABC को सेल कर देता है। नाउ अंडर द FRA इफ इन 6 month टाइम इंटरेस्ट रेट इज अबव 6%, XYZ will pay the difference on notional amount to ABC, and if the interest rate are lower, ABC will pay the difference to XYZ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको बहुत ही ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसको एक बार छोटा सा रिकैप कर दीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ पे हमने भी डिस्कस किया कि एक ABC कंपनी है, उसको लोन की जरूरत है। लोन अमाउंट कितना है हमारा, $1 million का लोन अमाउंट है, बट अभी लोन की नीड नहीं है, 6 month के बाद लोन की नीड होगी। तो ABC कंपनी को ये लग रहा है कि अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट राइज कर गया तो हो सकता है मुझे उससे कुछ लॉस हो जाए, इससे बेहतर है कि मैं अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है दैट इज 6% का, उसी पर ही यहाँ पर क्या कर लूँ, अपने लोन का अमाउंट को लॉक कर लूँ। ठीक है, तो अभी का करंट इंटरेस्ट रेट कितना है, 6%। तो जो XYZ बैंक है वो 6% का FRA सेल कर देता है किसको, ABC को। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर 6 month टाइम पीरियड के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 6% से ज्यादा हो जाता है, मान लेते हैं कि 7% अगर हो जाता है, तो जो बैंक है उसको यहाँ पर डिफरेंस ऑफ नोशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा, किसको, ABC कंपनी को पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हमारा लोअर हो जाता है, लोअर कितना, मान लेते हैं कि 6% पे हमने यहाँ पे लॉक किया है, बट इंटरेस्ट रेट हमारा हो जाता है 5%, तो इस केस में जो कंपनी है वो डिफरेंस ऑफ नोशनल अमाउंट पे करेगी किसको, XYZ बैंक को। ठीक है, कैसे पे करेगी ये नीचे यहाँ पे दिया है। लेट्स से कि अगर 6 month के अंदर इंटरेस्ट रेट हमारा 7% हो जाता है, तो जो XYZ है pays the difference of 1% interest for 6 month on notional value of $1 million to ABC। तो जो हमारा बैंक है, जो डिफरेंस आया 1% का 6 months के लिए, और जो नोशनल वैल्यू थी हमारी दैट इज आपका जो लोन अमाउंट था, उस पे यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, $5,000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये $5,000 किस तरीके से आया ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो अमाउंट कितना था हमारा लोन का, $1 million
डॉलर था, ठीक है। तो लिख लेते हैं $1 मिलियन, ठीक, इनटू 1% इंटरेस्ट रेट यहाँ पर, तो 1/100, ठीक है। और कितने मंथ के लिए बोला है, 6 मंथ, तो 6/12। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका $5,000, ठीक है। कौन सी कंडीशन थी ये, जब हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो राइज कर जाता है, जिस पर हमने यहाँ पर लॉक किया है, अगर उससे बढ़ जाता है तो जो बैंक है वो नोशनल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ क्या करेगा, जो डिफरेंस आया हमारे इंटरेस्ट का वो पे करेगा हमारी कंपनी को, ठीक है। अब देखिए इस चार्ट से भी समझने की कोशिश करिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपका FRA रेट है वो कम है आपके मार्केट रेट से, ठीक है। मतलब कि आपका जो मार्केट रेट है वो ज्यादा हो गया। तो अभी हमने जो कंडीशन डिस्कस करी थी 6% और 7% वाली, तो हमने उसमें क्या देखा था, जो सेलर था दैट इज आपका XYZ बैंक था, उसने क्या किया था, जो डिफरेंस था वो पे किया था प्लस जो नोशनल अमाउंट हमारा था उस पे, ठीक। तो यहाँ पर भी यही लिखा है दैट द सेलर ऑफ द FRA मेक्स अ कैश पेमेंट टू द बायर, ठीक। द पेमेंट इज फॉर द अमाउंट बाय विच द FRA रेट इज लेस देन द रेफरेंस रेट। तो जितना डिफरेंस आया, जितने मंथ्स के लिए था और जो हमारा लोन अमाउंट था उसी से ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि अगर FRA रेट हमारा ज्यादा है मार्केट रेट से, तो मान लेते हैं FRA रेट 6% था लेकिन मार्केट रेट हमारा है सिर्फ 5%, तो इस केस में क्या होगा, जो बायर होगा वो विल पे FRA टू द सेलर, ठीक है। जो बायर है वो कैश पेमेंट करेगा किसको, सेलर को। सो द पेमेंट इज फॉर द अमाउंट बाय विच द FRA रेट्स एक्सीड्स द रेफरेंस रेट। तो यहाँ पर कितना है, 1% का डिफरेंस आ रहा है, तो 1% प्लस जितने मंथ्स के लिए या ईयर्स के लिए लिया गया है प्लस आपका जो लोन अमाउंट था, जो नोशनल अमाउंट था, उस पे यहाँ पर कैलकुलेट होगा। जितनी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो बैंक है हमें उसे पे करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको FRA भी। अब अगर यही चीज आपने अगर बुक से पढ़ी होती अपनी, तो हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि बुक में काफी चीजें ब्रॉड में भी दी हुई हैं। दूसरा चीज ये कि कई बार ऐसा लगता है कि आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ा और एंड तक आते आते आप बीच में कहीं खो जाते हैं कि एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, आपको समझ में नहीं आता है। बट आई होप कि अब समझ में आ गया हो कि FRA क्या होता है, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म वर्क करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से बीच में डिफरेंस, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्शन नहीं प्रोवाइड किया है, रीजन बीइंग कि यहाँ पर डिफरेंस आप समझ लेंगे तो आप इजीली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी मीनिंग की। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू बाय एंड सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफाइड डेट एंड अग्रीड रेट इन द फ्यूचर। तो अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस ही किया कि जो हमारी कमोडिटी है या फिर जो हमारी अंडरलाइंग एसेट है उसके लिए हम पहले से ही प्राइस को यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी कमोडिटी का परचेज या सेल है या बाय एंड सेल है वो हम फ्यूचर डेट में करते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द पार्टीज अग्रीज टू एक्सचेंज द असेट फॉर कैश एट अ फिक्स प्राइस एंड एट अ फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट इज नोन एज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आप कहोगे मैम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो सिमिलर ही है, यहाँ पर भी बोल रहा है कि फिक्स प्राइस पे, फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट पे, लेकिन जो आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना दे आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये टेलर मेड, मतलब कि कैसे होते हैं, आपके कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे नहीं होते हैं, ये आपके स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेडेड ऑन। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर, दैट इज देयर इज नो सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे ओवर द काउंटर ट्रेड होता है, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड किए जाते हैं, और ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं इसीलिए ये स्टैंडर्डाइज भी होते हैं, और इसीलिए जो रिस्क होता है वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं इसके अंदर उनको
काफ़ी सही तरीके से देखा जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो रिस्क इन्वॉल्व है या फिर कोई फ्रॉड होने के चांसेस है वो कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेटलमेंट। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का सेटलमेंट कब होता है? उनकी मैच्योरिटी डेट पर। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो डेली बेसिस पर सेटल किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होता है, इसीलिए डेली बेसिस के अंदर क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को सेटल किया जाता है, ताकि हमेशा उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक किया जा सके, देखा जा सके जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सही हुआ है या नहीं, कोई भी पार्टी यहाँ पर डिफॉल्ट ना कर पाए, ठीक है। इसलिए डेली बेसिस पर होता है। रिस्क की बात करें तो मैंने आपको बताया ही कि रिस्क यहाँ पर आपका ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, बट यहाँ पे रिस्क कम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफॉल्ट। सो एज दे आर प्राइवेट अग्रीमेंट द चांसेस ऑफ डिफॉल्ट आर रिलेटिवली हाई, राइट। अब रिस्क है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डिफॉल्ट के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी जनरली नहीं होती है, क्योंकि पार्टीज की ऑथेंटिसिटी को यहाँ पर चेक किया जाता है बाय ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पर, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का जो साइज है वो आपका यहाँ पे फिक्स होता है। यहाँ पर हम कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो पार्टीज हैं वो अपने बेसिस अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे यहाँ पे डिसाइड कर सकती हैं, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है वो आपका फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है। कोलैटरल की बात जहाँ पे आती है तो यहाँ पे कोलैटरल की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, बट आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनिशियल मार्जिन रिक्वायर होता है, यहाँ पर आपको लगाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैच्योरिटी। सो एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी हमने पार्टीज के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने की बात हुई है वही यहाँ पर आएगी, ठीक है। लेकिन जो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें प्री डिटरमाइंड डेट्स ऑलरेडी होती हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग या फिर जो पार्टीज उनके कंसेंट के अकॉर्डिंग डेट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। जो एक डेट फिक्स कर दी गई वही एक डेट ही रहेगी मैच्योरिटी की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन। तो ये सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, बट ये स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और लिक्विडिटी की बात करी जाए तो आपकी जो लिक्विडिटी है यहाँ पर लो रहेगी, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिक्विडिटी आपकी हाई रहती है, ठीक है। आई होप डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू डिफरेंस देख लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आई होप जो हमने पीछे चार्ट डिस्कस किया उससे समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, बता देती हूँ। अब इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार कि फॉरवर्ड में स्टूडेंट्स फ्यूचर का लिख देते हैं एंड फ्यूचर में फॉरवर्ड का लिख देते हैं। तो इसको इस तरीके से याद रखिए कि जो फ्यूचर होता है ना हमारा, ठीक है, अपनी लाइफ से रिलेट करिए, जो फ्यूचर होता है हमारा हम इसको कैसा चाहते हैं, सिक्योर चाहते हैं, राइट। सभी लोग फ्यूचर को अपने सिक्योर चाहते हैं। और सिक्योर कब होगा आपका फ्यूचर, जब आप एक प्रॉपर पैटर्न में, एक प्रॉपर फॉर्म में अपनी चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे, जब आप स्टैंडर्डाइज रहेंगे, जब आप अपने काम को स्टैंडर्डाइज रखेंगे, एक प्रॉपर फॉर्मेट में काम करेंगे, ठीक है, तभी हम क्या कर पाएंगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे और उसी की वजह से हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि मैंने आज तक इसी तरीके से याद रखा है, क्योंकि जब आप लोग जिस टाइम पे अभी हो, मैं भी जब उस टाइम पढ़ रही थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे कि फ्यूचर हमें अपना सिक्योर चाहिए, इसीलिए हमें जो भी टास्क करने हैं, जो भी हमारे गोल्स, हमको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में उनको आगे लेके जाना है, ठीक है। इससे याद रहेगा, ठीक। तो वापस आ जाते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर दो पर्सन्स हैं या फिर दो पार्टीज कह सकते हैं, एक आपका एलिस है और एक है बॉब। अब बॉब नाम देख के या नाम सुन के मुझे वो कार्टून याद आ जाता है, बॉब द बिल्डर। आई होप आप सभी लोगों ने देखा ही होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो बात करते हैं अच्छा एग्जाम्पल की ही। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है एग्जाम्पल की, एलिस ने यहाँ पर 1 बिटकॉइन
लोन पे लिया था फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। और एलिस का बोलना ये है कि वो $10,000 से ज़्यादा का पे नहीं करना चाहती है एक बिटकॉइन के लिए, ठीक है। वहीं जो बॉब है, बॉब ने क्या किया था, ये लोन प्रोवाइड किया था, ये 1 बिटकॉइन दिया था 3 मंथ्स के लिए, किसको, एलिस को। अब बॉब को यहाँ पर ये डर है कि ऐसा ना हो कि जो करंट प्राइस है वो $10,000 से नीचे चली जाए, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि एलिस को यहाँ पे ये रिस्क है कि 10,000 से ज़्यादा उसको ना पे करना पड़ जाए, और बॉब को यहाँ पर ये रिस्क है कि 10,000 से कम की वैल्यू उसे ना मिले बिटकॉइन के लिए। तो दोनों क्या करते हैं, एक अग्रीमेंट के अंदर आ जाते हैं, और अग्रीमेंट में क्या डिसाइड करते हैं, दैट एलिस अग्रीज टू पे $10,000 फॉर 1 बिटकॉइन डिलीवर्ड बाय बॉब 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। तो एलिस क्या करेगी, 1 बिटकॉइन के लिए $10,000 किसको देगी, बॉब को, और बॉब क्या करेगा बदले में, विल डिलीवर 1 बिटकॉइन टू एलिस फॉर प्राइस ऑफ $10,000 फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो एलिस को जरूरत है 1 बिटकॉइन की, वो बॉब दे देगा, और कितने प्राइस पे यहाँ पर डिसाइड हुआ है, $10,000 पे। तो आफ्टर 3 मंथ्स एलिस क्या करेगी, $10,000 पे कर देगी बॉब को, और बॉब क्या करेगा, 1 बिटकॉइन दे देगा एलिस को, ठीक है। तो यही हुआ हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने जो प्राइस है वो अभी डिसाइड कर लिया, लेकिन हमने जो ट्रांजैक्शन किया वो 3 मंथ्स के बाद किया, जो वैल्यू पे हमने डिसाइड किया हुआ था, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज लार्जली आइडेंटिकल टू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइमरी डिफरेंस बीइंग व्हाट हैपेंस व्हेन द करंट प्राइस चेंज, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ ये है कि जो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, और डे टू डे बेसिस पर या फिर डेली बेसिस पर हम उनका सेटलमेंट करते हैं। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का आपका सेटलमेंट कब होता है, जब उनकी मैच्योरिटी डेट होती है जो हमने डिसाइड की होती है, ठीक है। सपोज एलिस एंड बॉब एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद एन एक्सपायरी डेट ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, द प्राइजेस में मूव अप फ्रॉम 10,000 टू 11,000 द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि $10,000 पहले प्राइस था, लेकिन मार्केट तो हमारी फ्लक्चुएट करती है, प्राइजेस हमारे चेंज होते हैं, तो लेट्स से कि ये प्राइस हमारा $11,000 हो जाता है, ठीक। अब अगर हमारा प्राइस $11,000 हो जाता है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले से ही अपना जो प्राइस है उसको कोट कर लिया था, उसको डिसाइड कर लिया था। अब इसके बाद चाहे प्राइसेस में कोई भी चेंजेस आए, चाहे प्राइसेस बढ़े चाहे घटे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नथिंग हैपेंस, एलिस स्टिल ओज बॉब $10,000 एंड बॉब स्टिल has to deliver 1 bitcoin in 3 months. So there is no immediate gain for either of them, ठीक है। If the contract would expire today, Alice would have to pay $10,000 for 1 bitcoin that is worth 11,000, while Bob would receive $10,000 for 1 bitcoin that cost him 11,000. तो अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करिए तो उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, जो भी हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया है हम सिर्फ क्या करेंगे, वही करेंगे। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो सेटलमेंट होता है वो क्या होता है, डेली बेसिस पर होता है, ठीक है। देख लेते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या इसका इफेक्ट आता है। सो इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट गेन एंड लॉसेस आर सेटल्ड ऑन अ डेली बेसिस। तो ये मैंने आपको बताया कि डेली बेसिस पर यहाँ पर सेटलमेंट होता है, ठीक है। सो दिस डेली मार्क टू मार्केट कंटिन्यूज अंटिल द एक्सपायरी डेट। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन में क्या इफेक्ट आने वाला है ये देखते हैं। सो एज अ बायर एलिस रिसीव्स 1 बिटकॉइन दैट इज वर्थ $11,000 बट ओनली हैज टू पे अग्रीड प्राइस ऑफ $10,000। देखिए यहाँ पर अग्रीमेंट क्या हुआ था कि एलिस $10,000 पे करने को तैयार है। क्या करने को तैयार है, पे करने को तैयार है, ठीक है। लेकिन जो प्राइजेस हैं वो बिटकॉइन के बढ़ जाते हैं और ये हो जाता है $11,000। लेकिन हमने तो यहाँ पर अग्रीड अमाउंट हमारा कितना था, हमारा अग्रीड अमाउंट था $10,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिस है वो क्या करेगी, सिर्फ इतना ही अमाउंट पे करेगी, तो एक तरीके से उसको फायदा हो गया, राइट। सो $1,000 इज क्रेडिटेड टू एलिस मार्जिन अकाउंट, ठीक है। तो ये अमाउंट जो $1,000 है
वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, उसके मार्जिन अकाउंट में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बॉब की, जो कि एक सेलर है, सो बॉब हैज टू बाय 1 बिटकॉइन फॉर $11,000। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसको जो बिटकॉइन परचेज करना पड़ेगा या फिर बाय करना पड़ेगा, वो तो यहाँ पे उसको 11,000 में बाय करना पड़ेगा, बट वो सेल जब करेगा तो वो $10,000 में ही सेल कर पाएगा, क्योंकि जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें यही बोला था उसने। ठीक है, एंड सेल्स फॉर द अग्रीड प्राइस ऑफ $10,000। तो परचेज हमको ज्यादा में करना पड़ रहा है लेकिन हम सेल कम में कर पा रहे हैं, तो ये $1,000 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉब्स मार्जिन अकाउंट। ठीक है, तो एक तरीके से उसको लॉस हो गया क्योंकि उसको ज्यादा यहाँ पर पे करना पड़ रहा है परचेज करने के लिए, लेकिन उसका जो रिटर्निंग अमाउंट है या फिर जब सेल कर रहा है तो यहाँ पर उसको अमाउंट कम जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये 1,000 का जो डिफरेंस आया है ये इसके लिए एक तरीके से लॉस हो गया, इसीलिए जो बॉब्स का मार्जिन अकाउंट है उससे इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सो आई होप आप डिफरेंस यहाँ पर समझ पा रहे होंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या बोला गया था कि जो भी हमने यहाँ पर प्राइस को डिसाइड कर लिया है एक अग्रीड पीरियड के लिए, वहां पर हम क्या करेंगे, मैच्योरिटी तक आने तक हम तभी इस ट्रांजैक्शन को अपने कंप्लीट कर लेंगे, बात खत्म। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो रहा है, यहाँ पर डेली बेसिस पर सेटलमेंट होता है, तो प्राइस में अगर फ्लक्चुएशंस होंगे उसका इफेक्ट आपके ट्रांजैक्शन पर आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर छोटी सी आपकी डेफिनेशन दी हुई है फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो इसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर में क्या बोल रहा है, दैट इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर टू ट्रेड अ कमोडिटी और एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट अ फ्यूचर डेट फॉर अ प्राइस अग्रीड एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्रॉन अप। फॉरवर्ड में क्या बोल रहा है, दैट इट इनेबल्स द बायर एंड द सेलर टू एक्सचेंज एन असेट फॉर कैश एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट एट अ कोटेड प्राइस ऑफ द डे व्हेन द अग्रीमेंट इज मेड। तो जब अग्रीमेंट आपका फॉर्म हो रहा था उस टाइम पर जो आपने प्राइसेस को वहां पर कोट किया है उसी को हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर डेट में ट्रांजैक्शन करते हैं। बट फ्यूचर में क्या होता है, आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, जो फ्यूचर डेट है एक अग्रीड आपका प्राइस है और अग्रीड टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट आपका ड्रॉ अप हुआ है उस टाइम की यहाँ पर बात करी जाती है। तो फ्यूचर्स आपके कैसे होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं, फॉरवर्ड आपके स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं। ठीक है, इट एक्सचेंज एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस एंश्योरिंग द एलिमिनेशन ऑफ डिफॉल्ट रिस्क। तो यही चीज मैंने आपको डिफरेंस में बताई थी कि यहाँ पर जो डिफॉल्ट होने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जो क्लियरिंग हाउसेज हैं वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। However, the forward contracts lack centralization of trading, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ओवर द काउंटर ट्रेड होता है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में नहीं ट्रेडिंग की जाती है, इसीलिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दे लैक्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, क्लियर, आई होप। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, अब कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल से भी मैंने आपको बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करी, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। हो सकता है आप में से काफी लोगों के लिए ये टॉपिक नया हो तो आपको स्टार्टिंग में समझने में दिक्कत हो, तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। आप जब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर दूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।